नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। वो छात्राः भवन्तः जानन्ति, महान गद्य लेखकः गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्टः एन कादम्बरी रचिता वर्तते। वानभट्ट विषये एका उक्ति वर्तते, वानोच्छिष्टं जगत् सर्वम् एवं विद्वद्भिः कथ्यन्ते। इदानीं विषयम् इयम् अधिकृत्य अहं स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तौमि। वानोच्छिष्टं जगत् सर्वम्। प्रिय छात्रों, संस्कृत गद्य साहित्य आकाश में वानभट्ट दीप्यमान नक्षत्र के रूप में सुप्रतिष्ठित हैं। महाकवि वान को गद्य लेखन में जो सफलता मिली है, उसका मुख्य कारण अनुपमेय भावाभिव्यक्ति एवं कल्पना कौशल, अद्वितीय रचना शैली एवं ललित पद विन्यास है। वानभट्ट की काव्य चातुरी को देखकर शोढल ने उन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया था, तो गोवर्धनाचार्य की दृष्टि में वे सरस्वती के अवतार थे। वाणी बाणो बभूव। धर्मदास ने विदग्ध मुखमंडल में वान के कविता की उपमा तरुणी के लावण्य से दी है, जो नित्य नूतन है, जिसका सौंदर्य प्रत्येक क्षण दर्शक और पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। यथा रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भावती जगन मनोहरती सा किंग तरुणी नहीं वाणी वानस्य मधुर शीलस्य। ऐसे ही अनेकानेक समीक्षकों ने वान की कृति कौमुदी की चर्चा की है। वान की इस लोकप्रियता के मूल में उसकी काव्य प्रतिभा, कल्पनाशीलता और रचना चातुरी है। वान ने अपने काव्य में कल्पना, अलंकार वर्णन, शब्द भंडार और यान राशि का जो विशद प्रयोग किया है, संस्कृत गद्य के परवर्ती लेखक इसके आगे नहीं जा सके, बल्कि वे इसका अनुकरण करने में अपने को धन्य मानते रहे। अतः गद्य का प्रणेता वानभट्ट के संबंध में उनकी प्रशस्ति करने में समीक्षक ठीक ही कहते हैं, वानोच्छिष्टं जगत् सर्वम्। उपर्युक्त उक्ति का सामान्य अर्थ होता है, समस्त विश्व वान का उच्छिष्ट अर्थात जूठन है। इस उक्ति पर अपनी राय लिखते हुए डॉक्टर भोलाशंकर व्यास कहते हैं, वान के आगे संस्कृत गद्य में उनकी नकल करने का प्रयत्न तिलक मंजरीकार धनपाल 11वीं शताब्दी ने किया, पर वान की काव्य रमणीयता उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जहां कोई न पहुंच सकता था। बाद में सभी गद्य लेखक ले भगबू निकले। उन्होंने वान का उच्छिष्ट पाकर संतोष किए। वान ने किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा था और सहृदय आलोचक ने सारे काव्य विषय, समस्त अभिव्यंजना पक्ष और भाव को वान का उच्छिष्ट घोषित किया। वानोच्छिष्टं जगत् सर्वम्। इसी प्रसंग में कीथ को उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा। वास्तव में पूर्ववर्ती ऐसी कोई भी रचना हमारे सम्मुख नहीं है जो क्षण भर के लिए वान की रचनाओं के समकक्ष रखी जा सके। संस्कृत गद्य में वैदर्भी और गौड़ी दो प्रकार की रीति प्राप्त है। पुनरपि दोनों के छोर छूते हुए पांचाली रीति के प्रयोक्ता वान अत्यंत सम्माननीय है। उत्तरवर्ती लेखकों के समक्ष दोनों शैलियों का आदर्श रहने पर भी प्रत्येक के द्वारा वान की शैली को अपनाना यह सिद्ध करता है कि जिस संस्कृत समाज के लिए लेखक रचना करना चाहते थे, उन्हें वान की शैली ही अच्छी लगती थी। परवर्ती गद्यकारों में धनपाल और वामन भट्ट ने वान की शैली का अनुकरण किया है। तिलक मंजरी कादम्बरी के पूर्ण अनुकरण पर लिखा गया काव्य है।
वान की शैली का प्रभाव पद पर देखने को मिलता है। आधुनिक गद्यकारों में पंडित अंबिका दत्त व्यास, ऋषिकेश भट्टाचार्य और क्षमा राव वान की नकल करते जान पड़ते हैं। शिवराज विजय वान की परिष्कृत शैली का निदर्शन है। इसी तरह प्रबंध मंजरी में भी वान की शैली का प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगत होता है। साहित्यिक दृष्टि से वानभट्ट के काव्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वह रमणीय प्रणय चित्रों, नक्शिख वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों के अंकन में अनुपम अलंकार है। उनके प्रणय चित्रों में संयोग और वियोग दोनों प्रकार के भावों का सफल अंकन हुआ है। इतना ही नहीं, विशद, सजीव, अलंकृत और सूक्ष्म प्रकृति चित्रण में भी कवि बाण ने अपनी सूझबूझ और बहुज्ञता का परिचय दिया है। राजभवन वर्णन, अश्ववर्णन एवं अलंकार आदि के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह उक्ति सार्थक है, वानोच्छिष्टम जगत सर्वम। वस्तु वर्णन में वान को महारत हासिल है। उनके इस विशेषता को आलोचक मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं। वस्तु वर्णन क्रम में कवि की यह कामना है कि जो कुछ वर्णन हो सकता है मैं ही करूं, दूसरे के लिए छोड़ना उन्हें मान्य नहीं। सांगोपांग वर्णन में शूद्रक वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, संध्या वर्णन, जावाली वर्णन और महाश्वेता वर्णन, ये सभी कवि की प्रतिभा, शब्द भंडार, अलंकार और अपूर्व ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर यह कहना समुचित है कि वानोच्छिष्टम जगत सर्वम। अलंकार प्रयोग में कल्पना की उड़ान दर्शनीय है। उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि परिचित अलंकारों का ही वर्णन कर संतोष कर लिया हो, ऐसा नहीं, बल्कि वे रसोपमा, विरोधाभास, परिसंख्या, अर्थापत्ति आदि अलंकारों के वर्णन में अपनी कल्पना शक्ति को प्रदर्शित करते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। रसोपमा का यह उदाहरण किसे अपनी ओर आकृष्ट कर आत्मविभोर न करेगा। कीर्तं च मे वपुषि वसंत इव मधुमासेन, मधुमास इव नौपल्लवेन, नौपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन, नवजौनेन पदम। इसके अतिरिक्त उनकी रचना शैली असाधारण एवं कमाल की है। सब जगह कल्पनाओं की उर्वरता है, कोई भी कल्पना किसी अन्य की नहीं है। कवि का सूक्ष्म निरीक्षण भी कमाल का है। कभी समय विषयक अनुकूल शब्दाडंबर का आश्रय लेता है, कभी गर्जन तर्जन कराता है, तो कभी सुधा धारा प्रवाहित करता है। इस वैशिष्ट्य के आधार पर यह उपयुक्त होगा वानोच्छिष्टम जगत सर्वम। उपर्युक्त अनेकानेक विशिष्टताओं के आधार पर सुधी समालोचकों ने साहित्य में कल्पना, अलंकार, वर्णन, शब्द भंडार, चित्रोपमा एवं सूक्ष्मता आदि की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सब कुछ वान का उच्छिष्ट है। इसीलिए परंपरावादी संस्कृत समीक्षकों ने वान की प्रशस्ति में वानोच्छिष्टम जगत सर्वम इस उक्ति को उद्घोषित किया है, जो समुचित एवं सर्वांशतः सत्य ही प्रतीत होता है। इस प्रकार से हमने वानोच्छिष्टम जगत सर्वम वान के संबंध में इस उक्ति का चिंतन किया। यह अत्यंत प्रसिद्ध है, परीक्षा उपयोगी है। अतएव परीक्षा की दृष्टि से छात्रों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।